हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मेरा नाम है रणेंद्र प्रताप और मैं आप सबका स्वागत करता हूं बैक बेंचर्स डॉट लाइव में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा चैप्टर रहेगा इंडियन पॉलिटी, जो एम लक्ष्मीकांत का बुक हम लोग कवर करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसको मैं दो मेन टॉपिक में मैंने उसको डिवाइड किया। पहला टॉपिक द कंपनी रूल फ्रॉम 1773 टू 1858, ये इसका पहला टॉपिक रहेगा। सेकेंड टॉपिक रहेगा द क्राउन रूल फ्रॉम 1858 टू 1947। दो पार्ट कर दिया। फर्स्ट कंपनी रूल 1773 टू 1858 और द क्राउन रूल 58 टू 1947। फर्स्ट, द कंपनी रूल को फर्दर 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट भी फिर 2 प्रकार का, एक हो गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सेकेंड 1781, इसे हम रेगुलेटिंग एक्ट भी कह सकते हैं और कह सकते हैं कि द अमेंडिंग एक्ट, और कहीं कहीं इसके जगह ये भी लिखा गया कि द सेटलमेंट एक्ट भी लिखा गया। ठीक है। फिर सेकंड सब टॉपिक का नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, 2 पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ था। एक हो गया 1784, सेकेंड 1786, ये हो गया। थर्ड वाला जो पॉइंट रहेगा, थर्ड सब टॉपिक, वो रहेगा चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 4 है। पहला चार्टर एक्ट 1793 का, सेकंड हो गया 1813 का, थर्ड हो गया 1833 का और फोर्थ हो गया 1853। तो सेकंड मेन टॉपिक रहेगा द क्राउन रूल फ्रॉम 1858 टू 1947। ये 2 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला हो गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहाँ लिख देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 4 प्रकार का है। सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो अर्ली फेज में पास हुआ था, यह हो गया 1858 आफ्टर द सिपाही रेवोल्यूशन के बाद हुआ था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट में आया वो था 1919 को, सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फिर से आया कि 1935 को आया, और लास्ट में 1947 में जो आया था उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं कहते, कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हो गया। सेकेंड मेन टॉपिक रहेगा, सेकेंड सब टॉपिक रहेगा इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट, ये 3 इंडियन काउंसिल एक्ट है। एक तो हो गया 1861 को, 1892 को और 1909 को। ये रहेगा मोटा मोटी इसी चैप्टर में जितने सारे टॉपिक्स हम उसे कवर करेंगे। ठीक है। चलो, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ये फर्स्ट मेन टॉपिक द कंपनी रूल फ्रॉम 1773 टू 1858। इसके अंदर आ जा रहा है रेगुलेटिंग एक्ट, पहला सब टॉपिक। अब रेगुलेटिंग एक्ट को हम लोग आज इसी वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, हम पहले बेसिक से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखो, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम लोग इस चीज को कवर करेंगे। ठीक है। ऐसा कौन सा सिचुएशन था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को मजबूर कर दिया, भाई तुम एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाओ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। अब चीज़ों को बढ़िया से दिमाग में डालिए। देखो, इंडिया
एक बड़ी वास्ट कंट्री है। यहाँ उस समय पे बहुत सारे नेटिव किंगडम्स था, नेटिव राजा हुआ करते थे, और यूरोपियन कंपनी के रूप में बहुत सारे कंपनी इंडिया को आए थे बिजनेस करने के लिए। उनमें से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था एक, बस इतना, जो एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आया था। लेकिन विद द पासेस ऑफ टाइम इन्होंने बहुत सारे टेरिटरी इंडिया के अंदर ऑक्यूपाई कर लिया वार के माध्यम से। सबसे मेजर जो बैटल इन्होंने लड़ा था वो था 1757 में, जो इनका फाउंडेशन बनाया, जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। और सेकेंड जो था 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, राइट। ये दोनों इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ने के बाद लगभग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अच्छा खासा टेरिटरी के ऊपर पकड़ आ गया था, जिसे हम लोग कहते हैं बंगाल। क्या कहते हैं उसे? बंगाल कहते हैं। अब यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल चीज़ें को दिमाग में डालो। आपको एक सिचुएशन में देता हूँ उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। मान लीजिए हमारे देश से एक्स नाम का एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन, एक्स उसका नाम है एक्स, तो उन्होंने गया यूएसए क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए। हमारे देश का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज द करेंट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। लेकिन एक आदमी जो गया था यूएसए, उन्होंने वहाँ पे 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया वार के माध्यम से। यहाँ हमारे सामने दो सिचुएशन आएगा। एक तो खुशी की सिचुएशन आएगा, हैप्पीनेस की, दूसरा आएगा दुख की और टेंशन की, टेंशन वाला सिचुएशन आएगा। वाई सो? हैप्पीनेस का सिचुएशन इसीलिए आएगा, हम खुश होंगे कि एक भारतीय भारत के बाहर जाके किसी देश के ऊपर कब्जा किया, बहुत बड़ा सा टेरिटरी के ऊपर उन्होंने ऑक्यूपाई किया। इट्स ओके, वेरी गुड न्यूज। किंतु अपर हैंड में, अदर हैंड में हम लोग ये भी टेंशन में आएंगे, अगर एक आदमी जाके इतना बड़ा टेरिटरी के ऊपर ऑक्यूपाई कर लिया तो काल को वो हमारे देश की गवर्नमेंट की बात क्यों मानेगा? हो सकता है कि वो गवर्नमेंट को ओवरटेक कर ले। इसीलिए अर्ली स्टेज में, बचपन में, जब वो छोटा है तब उसके ऊपर हमें कंट्रोल रखना जरूरी, मैं समझता हूं, और आप भी वही समझते होंगे। ठीक है, कुछ इसी प्रकार सिचुएशन इंग्लैंड के सामने था। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्राउन ऑफ द इंग्लैंड। इंग्लैंड की क्राउन के सामने ऐसा ही सिचुएशन था। आप एक सिचुएशन को प्रेडिक्ट करिए। इंडिया में एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं यूपी इंडिया में एक स्टेट है जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। ठीक है, उसका जियोग्राफिकल एरिया है 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर, उसका जियोग्राफिकल एरिया। पॉइंट इज क्लियर? आप जानते हैं कि इंग्लैंड का जो यूके की जियोग्राफिकल एरिया कितना है? लगभग इतना यूपी जितना है, नहीं तो थोड़ा सा 43 या 44 ऐसा कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? जस्ट लिटिल बिट मोर देन दी यूपीज जियोग्राफिकल एरिया। हो गया, समझ में आया? अब सोचो कि इंग्लैंड से एक सामान्य व्यापारी इंडिया को आया और इंडिया में उन्होंने यूके से बड़ा जमीन को हासिल कर लिया। उस समय पे जो बंगाल था, प्रेजेंट डे में आप सोच सकते हैं कि सम पार्ट ऑफ उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ बिहार, खुद वेस्ट बंगाल एंड प्रेजेंट डेज बांग्लादेश, ये सब टेरिटरी बंगाल प्रोविंस के अंदर आता था, जो ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी उसके ऊपर कब्जा कर चुके थे। क्लियर? अब इसी कंडीशन में क्या आपको लगता है यूके गवर्नमेंट के लिए वही सिचुएशन नहीं आएगा? एक हैप्पीनेस वाला सिचुएशन, दूसरा हो गया टेंशन वाला सिचुएशन। हैप्पी इसीलिए रहेगा क्योंकि उनके कंट्री के लोग जीते हैं, टेंशन इसीलिए रहेगा कल को अगर उनके बात नहीं माने तो समस्या बढ़ जाएगी। इसीलिए उन्होंने सोच रहे थे भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा, एट एनी कॉस्ट, किसी भी हालत में उनके ऊपर कब्जा करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा।
चलो, मीन वाइल उन्हें मौका मिला जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा। इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा है। भाई बोलोगे सर कंपनी के पास इकोनॉमिक क्राइसिस होने के पीछे क्या है? वार्स। उन्होंने बहुत सारे वार लड़ा। कौन सा वार? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर वार, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंग्लो मराठा वार, तमाम लड़ाइयाँ, और कर्नाटिक वार, तमाम लड़ाइयाँ लड़ने के कारण इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ रहा था उस समय पे। ऊपर से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो कंपनी ऑफिशियल्स थे, उन लोगों ने पूरी तरह करप्शन में डूबे हुए थे, नाक तक। क्यों डूबे हुए थे? क्योंकि यहां पे थोड़ा सा बैकग्राउंड को जाऊंगा। आपको याद होगा 1765 में एक मेजर ट्रीटी साइन हुआ था, कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस शुजा-उद-दौला ऑफ अवध। आपको पता होगा जिसका नाम था द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। याद होगा कि नहीं आप सबको? जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में 1765 में हुआ, उसके बाद इन्होंने शाह आलम सेकेंड जो मुगल एम्परर, उस समय के मुगल एम्परर थे, उनसे उन्होंने एक राइट लिया जिस राइट का नाम था दीवानी। आप सबको पता है दीवानी राइट्स। दीवानी राइट एक ऐसा राइट है जिसके चलते इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू कलेक्शन करने का और सिविल जजमेंट के ऊपर, यानी कि उनके पास कंट्रोल आ गया। ठीक है, अच्छा। तो इसके साथ रेवेन्यू कलेक्शन करने के राइट्स मिलने के साथ साथ कंपनी ऑफिसर्स जो थे उन्होंने बहुत करप्टेड होने लगे। रीजन, क्योंकि उन्होंने खुद को नवाब जितना पावरफुल मानने लगे और उन्होंने रेवेन्यू का बड़ा हेरफेरी किया और उसके साथ उन्होंने बहुत सारा प्रॉपर्टी का ओनर हो गया। आप लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने जब वो 18 साल की उम्र में इंडिया आया था, उनके पास कुछ था ही नहीं, लेकिन जब उन्होंने अपना कार्यकाल संपन्न करने के बाद वापस इंग्लैंड गया, उनके पास उस समय में लगभग 4 लाख यूके पाउंड उनके पास प्रॉपर्टी था। 4 लाख यूके पाउंड। आप सोच सकते हैं कि नहीं कितना ज़्यादा मनी होगा उस समय के लिए। तो उतना ज़्यादा पैसा उनके पास था। वो करप्शन नहीं था तो और क्या था। खैर जो भी हो, अब हमको समझ में आया कंपनी के ऑफिशियल्स करप्शन में डूबने के कारण और बहुत सारे वार्स लड़ने के कारण यहाँ पे ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ता था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अच्छा, रिजल्ट उन्होंने किया क्या? उन्होंने 1772 में क्राउन ऑफ द इंग्लैंड को, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उन्होंने 1 मिलियन यूके पाउंड उन्होंने लोन के लिए उन्होंने अप्लाई किया। भाई हमें इतना पैसा दीजिए, क्योंकि करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को सेटल डाउन करने के लिए इतना तो कम से कम मनी हमें चाहिए। अब ये मौका मिल गया इंग्लैंड गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, इनको कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट को बनाना। फाइनली 1773 में उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। नाउ द क्वेश्चन इज हियर सर, व्हाट इज द मेन मोटो बिहाइंड दिस रेगुलेटिंग एक्ट? मैं सिंपल शब्द में समझा देता हूँ। मेन मोटो था उनको कंट्रोल करना, काबू में रखना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काबू में रखना। अदरवाइज अगर वो बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल हो जाते, ये इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा समस्या बन जाता। ठीक है कि नहीं? ये था उस समय के करेंट सिचुएशन फॉर प्लानिंग आउट फॉर सच रेगुलेटिंग एक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंग्लैंड। क्लियर द पॉइंट? अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझ में आया, वो सिचुएशन क्या था, किसी लिए उन्होंने कहा। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा। एक तो हो गया कंपनी का क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, दूसरा था उनके ऊपर कंट्रोल रखना। हाँ, और एक चीज़ था ना भाई, एक सेंट्रल लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को यहाँ पे लॉन्च करना। देखो आप कितना बड़ा टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लो, मान लीजिए तुम इतना बड़ा टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन तुम्हारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं इसके ऊपर कंट्रोल करना।
कैन यू कंट्रोल फॉर ए लॉन्ग टाइम ओवर दिस टेरिटरी? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि बिना सिस्टम तुम किसी टेरिटरी के ऊपर ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। वो वही सिचुएशन के लिए उन्होंने डिसाइड किया इंडिया में कम से कम एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वहाँ पे लागू करेंगे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया फाइनली तौर पे इंडिया में एक रेगुलेटिंग एक्ट जाना जरूरी है। अच्छा चलो देखते हैं इसका क्या क्या फीचर्स रहा। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, सॉरी गवर्नर ऑफ द बंगाल को उन्होंने गवर्नर जनरल कहेंगे। जी हाँ, मैंने गवर्नर जनरल बोला है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहेंगे। इसे इसी तरह समझते हैं। इंग्लैंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंडिया में 3 ट्रेडिंग आउटपोस्ट था जो कि उनका सेंटर था, हब था। एक तो था बंगाल में, कहाँ पर था ये? बंगाल में। बंगाल में कौन सी जगह पर? कोलकाता पे। कहाँ पे? कलकत्ता, ठीक। सेकंड था मद्रास, कहाँ पे था? मद्रास। थर्ड था बॉम्बे, बॉम्बे यहाँ पर होगा, चलिए यहीं पे कर देता हूँ। कौन था? बॉम्बे। 3 ट्रेडिंग आउटपोस्ट था जो उनका सबसे सेंटर माना जाता था। अगर गहराई से देखोगे, दिस पार्ट इज द ईस्टर्न हब, ईस्टर्न सेंटर, और ये था सदर्न सेंटर, सदर्न सेंटर, और ये था वेस्टर्न सेंटर। पश्चिम को कंट्रोल करने के लिए बॉम्बे से कंट्रोल करते थे, साउथ को कंट्रोल करने के लिए मद्रास से, और ईस्टर्न पार्ट को कोलकाता से कंट्रोल किया जा रहा था। पूरा ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं मैं। अब हर एक जगह एक एक गवर्नर हुआ करते थे, खाली गवर्नर, गवर्नर हर एक जगह हुआ करते थे। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, राइट, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, राइट। इसी प्रकार 3 अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। ये गवर्नर ऑफ बंगाल के पास पूरी तरह ईस्टर्न सेंटर की कंट्रोल हुआ करता था, और मद्रास के जो गवर्नर थे उनके पास सदर्न पार्ट के कंट्रोल, और बॉम्बे के गवर्नर के पास वेस्टर्न पार्ट के कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट फास्ट ने बोला सबसे पहले कोलकाता में जो फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम में गवर्नर ऑफ बंगाल की जो ऑफिस है उसी ऑफिस का रीनेम करा जाएगा, उसे करा जाएगा जीजी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा, राइट, ठीक। चलो, अब सेकंड फीचर कहता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इतना पावर दिया जाएगा कि वो कोलकाता के साथ साथ साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया को भी कंट्रोल करेगा। इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल became the supreme of the इंडिया ओवर द कंपनीज पोजेशंस। कंपनी जहाँ जहाँ पे अपना ऑक्यूपाई किया, जो लैंड को ऑक्यूपाई किया था, उसके ऊपर इनका कंट्रोल आ गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को इनका सब ऑर्डिनेट बना दिया गया, सब ऑर्डिनेट बना दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जो बॉम्बे ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास का जो गवर्नर थे उनको सब ऑर्डिनेट बना दिया गया। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल? वारेन हस्टिंग को, लॉर्ड वारेन हस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल के रूप में चुना गया ऑफ द बंगाल। क्लियर हो गया, ये 3 पॉइंट खत्म हो गया। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट का गठन करा गया। सुप्रीम कोर्ट कहां बना जाएगा? कोलकाता के ऊपर। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, करने की निर्णय लिया गया 73 में और स्थापना करा गया 1774 में, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट को यह बोला गया कि यू शुड बी मोर पावरफुल और द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द इंडिया ओवर द
पोजीशंस ऑफ द कंपनी, कंपनी का जहाँ जहाँ पे टेरिटरी है वहाँ पे जितने सारा कोर्ट है सबके ऊपर तुम रहोगे। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, तीनों एरिया में एक सुप्रीम कोर्ट रहेगा और तीनों का केस इसी सुप्रीम कोर्ट के पास ही आएगा। क्लियर हो गया? ये था उनका डिसीजन। चलो फिर आगे क्या हुआ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट प्रोहिबिटेड द रिसीविंग ऑफ अ ब्राइब एंड प्रेजेंट्स फॉर द कंपनी ऑफिशियल्स। कंपनी ऑफिशियल को साफ साफ मना कर दिया, तुम इंडियन नेटिव से किसी भी प्रकार का लोन किसी भी प्रकार का प्रेजेंट यानी गिफ्ट और ब्राइब यानी कि रिसीवर तुम रिसीव नहीं कर सकते। दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और फिफ्थ पॉइंट कहता है ए कोर्ट ऑफ अ डायरेक्टर वाज अपॉइंटेड टू सुपरवाइज सिविल, रेवेन्यू एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की सारे लक्षण के ऊपर, सारे फंक्शंस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एस्टेब्लिशमेंट करा गया। और लास्ट वाला पॉइंट कहेगा एक गवर्नर जनरल काउंसिल। मैं यहाँ पे साफ तौर पे लिखता हूँ जीजी काउंसिल, बार बार आएगा जीजी काउंसिल और कहीं कहीं उन्हें एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ अ गवर्नर जनरल बनाया गया जिसमें 4 मेंबर्स रहे और ये 4 मेंबर के कोऑर्डिनेशन में गवर्नर जनरल को काम करने की इजाज़त दिया गया। ये था पूरी तरह फंक्शंस और द फीचर्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसमें कौन सा डिफेक्ट्स था, कौन सा कमियां था, और वही कमियों की वजह से रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखने को मिला और इसको फाइनल अमेंडमेंट करना पड़ा 1781 में, जिसे हम दूसरा वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। विथ दिस I want to conclude my lecture. Thank you so much for watching this video till the end and have a nice day. Thank you again.